हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस स्टडी क्लासेस। आज हम डिस्कस करते हैं मिलिट्री साइकोलॉजी में एक टॉपिक है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मनोवैज्ञानिक युद्ध क्रम। मनोवैज्ञानिक युद्ध क्रम को हम सबसे पहले ब्रीफ में समझते हैं, फिर हम इसको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डिटेल से समझेंगे। द यूज ऑफ प्रोपेगेंडा, थ्रेट्स एंड अदर साइकोलॉजिकल टेक्निक्स टू मिसलीड, इंटिमिडेटेड, डिमोरलाइज्ड और अदरवाइज इन्फ्लुएंस द थिंकिंग और बिहेवियर ऑफ एन अपोनेंट। जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, यह उन टेक्निक्स का अपने शत्रु राष्ट्र के या शत्रु विरोधी जो भी है आपका, उसके खिलाफ प्रयोग करना, जो साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक युद्ध क्रम में आती है, वह व्यवहार के माध्यम से गुमराह करके, डरा के या धमका के, हतोत्साहित करके, इस तरीके की जो ये टेक्निक्स है, इनका प्रयोग ही क्या है, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक युद्ध क्रम है। एक और बात इसके साथ मैं ऐड करना चाहूँगी कि जो वेपन युद्ध में प्रयोग होते हैं वो उसी तरीके का युद्ध बन जाता है। जैसे कि बायोलॉजिकल वेपन का अगर जिस युद्ध में ज़्यादा प्रयोग हो वो बायोलॉजिकल वॉरफेयर आता है, केमिकल वेपन का प्रयोग हो वो केमिकल वॉरफेयर में आता है। जैसे परमाणु हमलों का प्रयोग हुआ वो केमिकल वॉरफेयर में आ जाएगा। इसी तरीके से जैसे कि पहले सैनिक जो थे वो आमने सामने आके हथियारों से जो युद्ध लड़ते थे, वो हिस्टोरिकल जो वॉरफेयर होते थे वो परंपरागत युद्ध क्रम में आते हैं। इस तरीके के जो टेक्निक्स वॉर में प्रयोग होती है वो युद्ध जो है वो उसी तरीके के वॉरफेयर में आते हैं। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की आज हम बात करते हैं। तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में क्या है, सबसे पहले सबसे ज़्यादा इसमें बुद्धि का प्रयोग होता है। आप इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हो, इसको याद रखना ताकि आपको हमेशा इससे रिलेट करके आपके याद रहे। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में ज़्यादा जिसका दिमाग में मानव मस्तिष्क का जिसमें ज़्यादा प्रयोग हो वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ऑब्जेक्ट एंड चैनल्स ऑफ अटैक इन वॉर ऑफ नर्वस। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में जो ऑब्जेक्ट्स एंड चैनल्स है वो जो अटैक्स, जो जिन तंत्रिकाओं के माध्यम से जो अटैक होते हैं वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में आते हैं। अब हम मेन पॉइंट पे पहुंचने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करना चाहूँगी आपका कि सैन्य मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है। सेना में जो साइकोलॉजी है, सेना में जो मनोविज्ञान है, उसकी क्या उपयोगिता है, उसके हिसाब से आप फिर और अच्छे तरीके से इसको वॉरफेयर के साथ जोड़ के देख पाओगे। तो अब हम देखते हैं यूटिलिटी ऑफ मिलिट्री साइकोलॉजी। जो यूटिलिटी है मिलिट्री साइकोलॉजी की, सैन्य मनोविज्ञान की उपयोगिता, सैन्य मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान की उपयोगिता, यूटिलिटी होती है उपयोगिता, क्या है। सैन्य मनोविज्ञान का उपयोग सेना में सैनिकों की अनेक गतिविधियों में होता है। सैन्य मनोविज्ञान का क्षेत्र अत्यधिक विकसित होने के कारण इसकी उपयोगिता भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए सैनिक एवं सैनिक अधिकारियों को सैन्य मनोविज्ञान का समुचित पूरे डिटेल से लाभ पाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो है ट्रेनिंग और विभिन्न प्रकार के अवयव जो है उनसे होकर गुजरना पड़ता है। इसके बारे में बहुत ही अच्छी एक बुक लिखी हुई है E.G. बोरिंग के अनुसार साइकोलॉजिकल ऑफ द आर्म्ड सर्विसेज। इस बुक में सब कुछ बताया गया है कि जो सैनिक है उनमें साइकोलॉजी का क्या महत्व है। अब हम डिस्कस करते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के बारे में। देखो प्यारे बच्चों, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर सैन्य मनोविज्ञान को हम डिटेल से समझते हैं। जब कोई लड़ाई मनोवैज्ञानिक विधियों के द्वारा लड़ी जाए जिसका उद्देश्य दुश्मन के अंदर सुनियोजित प्लानिंग के हिसाब से मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को उद्घाटित करना हो, तो वह मनोवैज्ञानिक युद्ध कहलाता है। इसको दिमागों की लड़ाई भी कहते हैं। इसका उद्देश्य होता है कि हथियार की
लड़ाई में पहले से ही दुश्मन का मनोबल तोड़ देना, ताकि आगे हमें मुश्किल ही ना आए। आप इतिहास के पन्नों को पलट लीजिए, देखिए कि प्राचीन काल से ही जो है वो मनोवैज्ञानिक युद्ध किस तरीके से और कितने हुए हैं। उदाहरण आपको एक मैं बताना चाहूँगी। पेलुसियम की जो लड़ाई है वह किन किन के बीच हुई, और इसमें साइकोलॉजिकल जो वेपन था उसका किस तरीके से प्रयोग किया गया, ये देखते हैं। यह लड़ाई फ्रांसी और मिस्र जो है, ये दो जो लोग हैं इन दोनों के बीच में हुई थी। ये 525 BC, मतलब ईसा पूर्व 525 ईसा पूर्व पहले की ये लड़ाई है। इसमें जो मिस्र के जो लोग थे वो बिल्ली जो है, ये देखो कैट दिख रही है आपको ऊपर, इनको मानते थे कि जो कैट है ये हमारी धार्मिक पूजनीय योग्य है। कैट की मिस्र के लोग पूजा करते थे, और फारसियों ने क्या किया कि इनका मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल तरीके से इसका प्रयोग किया वॉर में। कैट को युद्ध के रण क्षेत्र में आगे लेके आगे खड़ा कर दिया, ताकि वह शत्रु को ख़त्म करने से पहले कैट का सामना करके आए। वो कैट को पूजनीय मानते थे, अपने धर्म से संबंधित। तो कैट को वो मारना नहीं चाहते थे, शत्रु उनसे कैट के कारण वो बचाव से बच गए। तो ये एक इतिहास का जो उदाहरण है जो आपके सामने मैंने रखा है। और आधुनिक युग में भी अगर आप देखें तो अमेरिका जो है वो काफ़ी ऐसे वेपन का यूज़ करते हैं। जैसे ये आप पिक्चर के माध्यम से देख सकते हो, ये एक सोल्जर है और ये आम नागरिक है। ये प्रचार प्रोपेगेंडा फैला रहा है, और जो मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में सबसे ज़्यादा प्रयोग होते हैं। भारत में भी जो आपको भारत के उदाहरण में दो अच्छे आपको बताना चाहूँगी। भारत में जो है वो जो राजा महाराजा का युग था उसमें एक मुग़ल थे और एक राजपूत राजा होते थे। तो मुग़ल इतने शक्तिशाली नहीं थे, राजपूत काफ़ी स्ट्रॉन्ग माने जाते थे। बट जो राजपूत राजा होते थे वो अपने जो गाइडलाइन होती थी अपने धर्म के हिसाब से चलते थे। वो उनकी, जैसे कि आपने कोई मूवी और सीरियल वगैरह में कहीं देखा होगा, रात के टाइम नाइट के टाइम युद्ध नहीं लड़ना, बच्चे बुजुर्ग इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, मतलब कि उनकी युद्ध करने का जो पीठ पीछे से शत्रु पर वार नहीं करना, वो उनके जो अपने एक दायरा सीमित बना रखा था दायरा, उसके हिसाब से वॉर करते थे। और मुग़ल इस चीज़ का फ़ायदा उठाते थे। ये पीछे से वॉर कर देते थे, ये रात में जाके शत्रु पर हमला कर दिया, ये कमज़ोर उनके पॉइंट देखते थे और उसको पकड़ के उस पर अटैक करते थे। तो इस तरीके से इसका प्रयोग किया गया था। और एक और मैं इंडिया का एक अच्छा उदाहरण आपके सामने बताना चाहूँगी कि जब भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, अलग हुए थे, तो उस समय आपके घर में अगर कोई दादा दादी नाना नानी कोई 90+ की एज के हों, तो उनसे भी आप ये चीज़ डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। उस समय जो देश की सिचुएशन थी, उस सिचुएशन में क्या हो रहा था कि मुस्लिम थे और हिंदू थे, दो मुख्य जो थे कंट्री, दोनों के बेस आधार पे अलग अलग दो राष्ट्र का निर्माण हो रहा था। तो मुस्लिम थे वो हिंदुओं को मार रहे थे, हिंदू थे वो अपने बचाव के लिए मुसलमानों को मार रहे थे। तो मुस्लिम क्या कर रहे थे, वो अपना गांव खाली हो रहे थे। जिन इलाकों में ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन थी, जहाँ ज़्यादा मारकाट हो रही थी, वहाँ के गांव खाली हो रहे थे। तो गांव से लोग बाहर जाके तंबू लगा के और वहाँ रह रहे थे कि जब ये समस्या शांत हो जाएगी तब हम अपने घर में लौट जाएंगे। तो जैसे मुसलमान कोई पाकिस्तान में नहीं जाना चाहता था, इंडिया में भी काफ़ी रुके हैं, तो इंडिया में जो रहना चाहते थे वो तंबू लगा के बाहर रह गए अपने घर से बाहर, और अपने घर से बाहर चारों तरफ से गायों को बांध लिया। गाय जो है, गौ माता जो हिंदू की पवित्र पूजनीय जो है वो मानी जाती है, गाय को पूजनीय पशु माना जाता है। तो गाय का वो सहारा लेकर के वो खुद का बचाव कर रहे थे। तो इस तरीके से ये भी एक साइकोलॉजिकल जो है वो वेपन के रूप में साइकोलॉजिकल तरीके से युद्ध में बचाव कर रहे थे। और इसके बारे में बहुत अच्छी बात कही गई है, ये आप याद रखना। ऐसा युद्ध जिसके बारे में संत जो
जो सैन्य विचारक हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक द आर्ट ऑफ वॉर, संत जू की बुक काफ़ी आपके एग्ज़ाम में आ जाती है शॉर्ट क्वेश्चन में कि संत जू ने कौन सी बुक लिखी, द आर्ट ऑफ वॉर। इसके बारे में इस बुक में उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का जिक्र किया है। समस्त युद्धों में विजय का जो मूल भरम है वो यही माना गया है। आगे हम और अच्छे से डिस्कस करते हैं कुछ और पॉइंट। देखो प्यारे बच्चों, अब हम थोड़ा डिटेल से देखते हैं। जो मनोवैज्ञानिक युद्ध से तात्पर्य ऐसी लड़ाई से है जिसमें दुश्मन के खिलाफ प्रचार एवं प्रसार जो है उसके माध्यम से इसका प्रयोग करके जो शत्रु को कमज़ोर करने की जो कड़ी है उसको मनोवैज्ञानिक युद्ध कहते हैं। इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोफेसर लायनबर्ग ने मनोवैज्ञानिक युद्ध के संदर्भ में कहा है। व्यापक अर्थ राजनीतिक तथा सैनिक कार्रवाइयों को आगे बढ़ाने में मनोविज्ञान एवं विज्ञान के प्रयोग ही मनोवैज्ञानिक युद्ध है, जबकि संकुचित अर्थों में शत्रु के विरुद्ध सैनिक एवं राजनीतिक साधनों के अतिरिक्त प्रचार और प्रसार दोनों के साधन का प्रयोग मनोवैज्ञानिक युद्ध में निहित होता है। मनोवैज्ञानिक युद्ध है वो सबसे ज़्यादा प्रयोग किसमें हुआ है? शीत युद्ध में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है। और आज का जो टाइम है युद्ध है वह सर्वव्यापी है। पूर्ण युद्ध आज के टाइम होते हैं। सामान्यतः देखें तो मनोवैज्ञानिक युद्ध के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। फर्स्ट नंबर पे है दुश्मन के मनोबल को तोड़कर और अपनी इच्छा को मनवाना, धीरे धीरे उसका मनोबल धीरे धीरे करके नष्ट कर देना, और दुश्मन के अधिकृत क्षेत्र में प्रतिरोध करने की भावना का दृढ़ होना, और दुश्मन की सशस्त्र सेनाओं में और उसके मित्र देशों में उसकी सरकार के प्रति अविश्वास, घृणा और विरोध की भावना। और इसके साथ ही एक और है तटस्थ देशों को तटस्थ ही बनाए रखने के लिए मित्रता एवं सहानुभूति प्राप्त करना, और संभव हो तो उसकी क्रियात्मक सहयोग प्राप्त करना। ये सब कुछ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के अंदर आते हैं। इसके साथ ही एक और डेफिनेशन में समझाना चाहूँगी आपको। मैं शत्रु को सैनिक साधनों से क्यों पराजित करूं यदि मैं ऐसा ही और अच्छे तरीके से और अच्छे मितव्ययी तरीके से कर सकता हूं। इसी तरीके से एक और डेफिनेशन है, हमारी वास्तविक लड़ाई तो सैनिक कार्यवाही आरंभ होने से पहले ही लड़ी जा चुकी है। एडॉल्फ जो हिटलर थे वो मानते थे कि जो साइकोलॉजिकल जो वेपन है यह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इससे जान और माल की हानि बचती है और काम भी हमारा हो जाता है। मनोवैज्ञानिक युद्ध के साधन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मनोवैज्ञानिक युद्ध जो हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं इसमें जो वेपन है वो कौन कौन से हैं। तो इसमें मुख्य रूप से 3 वेपन हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे है प्रचार, प्रोपेगेंडा। सेकंड पे आता है अफवाह, जनस्तुति भी बोलते हैं इसको, जन प्रवाह भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको र्यूमर बोलते हैं। थर्ड नंबर पे आता है बुद्धि परिवर्तन, मस्तिष्क प्रक्षालन, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेन वॉशिंग। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में मैं बता देती हूँ। प्रचार का प्रयोग कैसे करते हैं। मनोवैज्ञानिक युद्ध में जो प्रचार का साधन है वह क्या होता है। आपको एक इंडिया का ही अच्छा सा उदाहरण मैं बताना चाहूँगी, ये आप पढ़ सकते हो। प्रचार में क्या होता है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो अगर आप कोई चीज़ अपने मन से जीतना चाहो, जीत लेते हो, तो उसमें आपके विजय के चांसेस बढ़ जाते हैं। यह एक उदाहरण जो मैं आपको बताना चाह रही थी वह इंडिया में जब परमाणु प्रशिक्षण किया गया तो अमेरिका की जो सैटेलाइट थी वह इंडिया पे नज़र रख रही थी कि इंडिया यहाँ पे परमाणु प्रशिक्षण ना कर दे। तो सबसे पहले तो इंडिया ने यह र्यूमर फैला रखा था कि यहाँ पे हमारी सेना प्रशिक्षण कर रही है, ट्रेनिंग कर रही है। उसके बाद जब एक बार परमाणु प्रशिक्षण किया गया वह असफल हुआ तो भारत सरकार के माध्यम से यह अफवाह फैलाई गई कि यहाँ पे
राजस्थान के जहाँ पे परमाणु प्रशिक्षण अपने हुआ था 1974 में, जो जगह का नाम है पोखरण, वहाँ पे, तो वहाँ पे एकदम से परमाणु प्रशिक्षण के कारण जो मिट्टी उठी ऊपर, धुआं धुआं हो गया था। तो भारत सरकार के माध्यम से ये अफवाह फैलाई गई है, अनाउंस करवाया गया कि यहाँ पे एकदम से भयानक तूफान और चक्रवात आ गया है, और इससे भारतीय सेना यहाँ पे प्रशिक्षण कर रही थी, यहाँ से लोग मतलब अपने घरों से दूर शिफ्ट हो जाएं। तो ये एक प्रचार का साधन था, हम कर कुछ रहे थे और र्यूमर के अलग तरीके से फैला रहे थे। इस तरीके से मतलब कोई आप अपना काम कर रहे हो और उसको अलग तरीके से शो करना, ये एक प्रचार का जो मनोवैज्ञानिक युद्ध है, इसमें इसका काफ़ी ज़्यादा प्रयोग होता है। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा भी लैटिन शब्द प्रोपेगर से लिया गया है। इसमें क्या होता है, ऐसे अवसर तथा परिस्थितियाँ होती है जब उचित शब्दों में कहा गया तथा उचित अवसरों पर प्रयुक्त प्रचार सैकड़ों टन उग्र विस्फोटों पदार्थों की अपेक्षा अधिक कारगर सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में ऐसे प्रचार करने, जब मतलब आप बहुत ज़्यादा सेना, फोर्सेस और इन चीज़ों का प्रयोग करके भी कोई काम नहीं कर पाते, वो एक आप प्रोपेगेंडा के माध्यम से कर सकते हो। जैसे कि महाभारत काल में आपने सुना होगा कि एक बार एक र्यूमर फैलाया गया था कि अश्वत्थामा हाथी था जो वो मारा गया था, और उस समय ये बोला गया कि अश्वत्थामा मारा गया। तो उस समय क्या समझा गया कि अश्वत्थामा उनका एक राजा का बेटा था और वो मारा गया। तो इसके माध्यम से जो सैनिकों को हराने की कैपेसिटी थी वो उनकी कम थी, बट फिर भी इस र्यूमर के माध्यम से इस काम को, उस वॉर को और अच्छे तरीके से उन्होंने प्रचार का, प्रोपेगेंडा का जो प्रयोग करके और अच्छे तरीके से वो अपना। हम बात करते हैं प्यारे बच्चों बुद्धि परिवर्तन, ब्रेन वॉशिंग की। युद्ध बंदियों को अपने सामाजिक राजनीतिक विचारों एवं भावनाओं से सहमत कराने के लिए जिन विधियों को अपनाया जाता है वह होता है ब्रेन वॉशिंग। इसका आपको एक अच्छा उदाहरण मैं बता सकती हूँ कि जो ये आतंकवादी आते हैं, जो आतंकवादी हमले होते हैं, इसमें जो व्यक्ति इस घटना को, इसको अंजाम देते हैं, उनका सबसे पहले क्या किया जाता है, उनको वहाँ प्रशिक्षण के, ट्रेनिंग के टाइम उनका ब्रेन वॉशिंग किया जाता है अच्छे तरीके से। वहाँ उनको किसी तरीके से बहला फुसला के, किसी भी तरीके से उनको उनकी कमजोरी को देख के, और वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में रखा जाता है, उनको ट्रेंड किया जाता है। सबसे पहले उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, फिर उनको ट्रेंड किया जाता है कि आप जो काम कर रहे हो, आप जो बम विस्फोट करोगे, आप जो हमला करोगे, वह आपके धर्म के लिए अच्छा होगा। आप जो करोगे, आपके पीछे आपके घर परिवार को इतना पैसा मिलेगा। उनको मतलब फुल जो वो मतलब समझाना चाहते हैं, और अपने हिसाब से जिस तरीके से उनको जिधर चलाना चाहते हैं उस तरीके से चलाते हैं, उनका अच्छे तरीके से ब्रेन वॉश करके, और फिर उनसे काम लिया जाता है। ये एक ब्रेन वॉश का उदाहरण आपके सामने मैंने रखा है। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग अगर हम देखें तो कोरिया युद्ध में, कोरिया युद्ध हुआ था 1950 से 1953 में, 1953 तक ये युद्ध चला था। भारत चीन युद्ध 1962 में भी इस ब्रेन वॉशिंग, बुद्धि परिवर्तन का प्रयोग हुआ, और पहले चीन और कोरिया के द्वारा भी इस विधि का प्रयोग किया गया था। इसकी टेक्निक है एकांत में रखना, विचारों पर नियंत्रण करना और राजनीति के अनुकूल। काफ़ी सारी मतलब टेक्निक्स नई नई भी आती रहती हैं। इन विधियों के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये था प्यारे बच्चों आपका साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में ब्रेन वॉशिंग। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद स्टूडेंट्स।